आप सभी का स्वागत है आदित्य 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में। मैं आज आपको एनसीईआरटी पढ़ाने जा रही हूँ। पॉलिटी में आज पढ़ाऊँगी 10th क्लास की पॉलिटी, उसके बाद में फिर 9th की पॉलिटी पढ़ाऊँगी और उसके बाद हम 9th और 10th की जो मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगी उसके सभी में जो भी हम नोट्स जो भी पढ़ाएंगे उस सभी के नोट्स हमारी टेलीग्राम चैनल में आपको प्राप्त हो जाएगी। पॉलिटी को हम हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं और पॉलिटी से ही पॉलिटिक्स शब्द बना है और पॉलिटी को हम 9th और 10th के जो सिलेबस में पाठ्यक्रम है वो एक व्यवहारिक रूप को प्रस्तुत करता है, जिससे कि बच्चों के अंदर एक अच्छी सोच और समझ का विकसित हो सके। उसके बाद मैं पहले व्यवहारिक पक्षों को पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं संवैधानिक पक्षों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि यदि मैं डायरेक्टली कोई अनुच्छेद पढ़ाने लगती हूँ, ये अनुच्छेद में ये होता है, ये अनुच्छेद में, तो इससे रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और वो समझ शक्ति विकसित नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप बच्चों के अंदर एक अच्छी सोच और समझ का विकास हो जाए, तब मैं आपको टोटल हम स्टार्टिंग से संवैधानिक पहलुओं को हम पढ़ाएंगे। और आज हम आपको बेसिक लेवल से हम पढ़ाने जा रहे हैं। बेसिक लेवल से क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत कम इन सभी का जानकारी भी नहीं रहता है। फर्स्टली हम 10th क्लास के ये लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 के बारे में 2 इस बुक का नाम है और यही हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, ये लोकतांत्रिक, आप सभी लोग लोकतांत्रिक की परिभाषा जानते होंगे। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने उन्होंने यह परिभाषा दिया, जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुने गए यदि व्यक्ति देश के प्रमुख शासक बनते हैं तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। और राजनीतिक, हमारे लोकतंत्र में कैसी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, यही हम लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 यानी कि 10th में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्टली ये लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आज हम आपको पढ़ाएंगे। किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं और यदि राष्ट्राध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव ना होकर यदि वो वंशानुगत हो, यानी कि राजा का बेटा ही यदि राजा हो तो उसे हम राजतंत्र कहते हैं। और यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से यदि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन होता हो तो उसे हम गणतंत्र कहते हैं। और यदि यह व्यवस्था लोगों के लिए चल रही है तो इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। देखिए, अब हम आपको सेकेंड टॉपिक सत्ता के बारे में बताने जा रहे हैं। सत्ता का मतलब क्या होता है? पावर। प्रारंभ में अधिकांश देशों में यही नियम था कि सत्ता की सारी शक्तियां किसी एक खास व्यक्ति में केंद्रित होनी चाहिए, जिससे कि वह निर्णय लेने में काफ़ी आसानी हो। जैसे कि मान लीजिए कि यदि सत्ता की सारी पावर यानी एक व्यक्ति में हो, यानी कि आपके घर की जो सारी तिजोरी की चाबी है एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह तुरंत आसानी से वह किसी भी निर्णय को ले सकता है। लेकिन जब यदि सत्ता की भागीदारी रहेगी कि सभी साथ मिलकर निर्णय लेंगे तो इसे निर्णय लेने में काफ़ी समय लगेगी। और पहले के समय में अधिकांश देशों में यही था कि सत्ता की सारी पावर राजा के पास होती थी और राजा कहता था मैं राज्य हूँ और मेरे द्वारा हर बात बोले गया कानून है। यहाँ तक कि राजा के अंदर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों इसके अंदर ही होती थी। जो यह राजा बोल दिया वही कानून है और उसे ही पालन करना होगा। लेकिन मोंटेस्क्यू ने सत्ता पृथक्करण के सिद्धांत दिया। आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि कौन से पुस्तक में मोंटेस्क्यू ने सत्ता पृथक्करण का बात किया है? कौन से पुस्तक में, कमेंट कीजिए,
कि मोंटेस्क्यू ने सत्ता पृथक्करण का बात किया है कि तो मोंटेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में उन्होंने सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। उन्होंने यह कहा कि सत्ता की पाशक्ति है, सत्ता की शक्ति किसी खास व्यक्ति या राजा में यदि केंद्रित ना होकर उसे कई वर्गों में विभाजन कर देना, 3 वर्गों में विभाजन कर देना, सत्ता का पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया। जैसे कि पहला विधायिका, फिर दूसरा कार्यपालिका, फिर तीसरा न्यायपालिका। देखिए, मोंटेस्क्यू ने यह कहा कि सत्ता की सारी शक्ति एक व्यक्ति में नहीं होकर उसे 3 वर्गों में विभाजन कर देना, विभाजन करना चाहिए। तो पहला जो कि विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम यही होता है, यह विधायिका में सांसद जो होते हैं लोगों के द्वारा चुना कर वह संसद में बैठते हैं और वह लोगों के लिए कानून बनाते हैं कि कैसा कानून लोगों के लिए होना चाहिए। तो विधायिका का काम क्या होता है? कानून, किसी भी विषय पर कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम क्या होता है कि विधायिका ने जो कानून बनाया है उसे लागू करवाना, और जो यदि उसका जो कानून का पालन नहीं कर रहा है उसे पकड़कर न्यायपालिका के पास पहुंचाना। और न्यायपालिका का यह कार्य है कि जो विधायिका का कानून नहीं, मान लीजिए कि पालन नहीं कर रहा है, तो उसे इसी कानून के अनुसार इसे दंड देना। कार्यपालिका भी विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही उसका पालन करेगी, ना कि अपना एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाएगी। और न्यायपालिका भी विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही वह न्याय देगी। जैसे मान लीजिए कि विधायिका ने एक कानून बनाया कि शराब नहीं पीना है क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, तो उस शराब नहीं पीने के लिए उन्होंने रोक लगाया। तो अब कार्यपालिका का यह कार्य है कि जो व्यक्ति शराब पी रहा है उसको पकड़कर न्यायपालिका के पास पहुंचाना, और जो व्यक्ति शराब बना रहा है उसे पकड़कर न्यायपालिका तक पहुंचाना और उसे लागू करना कि कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पिए, नहीं बनाए। ये काम कार्यपालिका का है। और न्यायपालिका जो व्यक्ति शराब पी रहा है उसे दंड देने का कार्य करती है विधायिका के अनुसार, ना कि कार्यपालिका कुछ अपना एक्स्ट्रा सोचेगी यदि कि हम कुछ अपना एडिशनल नहीं। जो विधायिका ने कानून पारित किया है, कानून बनाया है, उसी के अनुसार कार्यपालिका को भी कार्य करना है और उसी के अनुसार न्यायपालिका को भी कार्य करना है। ऐसा नहीं कि कोई यदि दारू व्यक्ति पी कर आया तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पिया है हम इसे माफ़ कर देते हैं, नहीं। इसके अनुसार यदि दारू पीना मना है तो मना है, आप नहीं पी सकते हैं। यदि मान लीजिए कि विधायिका ने यह कानून बनाया कि आप दारू पी सकते हैं, क्योंकि वो दारू अच्छी चीज़ इसलिए है कि वो उससे हमें रेवेन्यू की प्राप्ति होती है, उससे हमारे जीडीपी बढ़ती है। तो तब कार्यपालिका बोलेगी जो दारू पिया उसको छोड़ देगी, बोलेगी इसी के अनुसार, और तब इसी के अनुसार कार्यपालिका भी कार्य करेगी। तो इसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सत्ता की सारी शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं है, कानून कोई और बनाता है, उसका पालन कोई और करवाता है और उसे दंड देने का कार्य कोई और करता है। इसे ही सत्ता का पृथक्करण कहते हैं। और प्रारंभ से ये 3 लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ थे, लेकिन बाद में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, 4th स्तंभ प्रेस को कहा गया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस है। प्रेस का कार्य यह है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को मॉनिटरिंग करने का कार्य
या प्रेस द्वारा किया जाता है। साझेदारी का एक उदाहरण बता रहे हैं। एक व्यक्ति का मान लीजिए प्रॉपर्टी है, उसके 3 बेटा हैं, तो उसके पास उसको बांटने के लिए 2 विकल्प है। या तो वह तीनों को अलग अलग बांट के अलग कर दे, उसे हम विभाजन या बंटवारा कहते हैं। या तो और एक व्यवस्था हो सकती है, तीनों एक साथ मिलकर रहें, एक साथ कार्य करें और समान अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। हम आपको ना कि विभाजन, हम आपको आज सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता में क्यों सबको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में हर चीज़ एक जैसा नहीं है। समाज में काफ़ी विषमता है। अच्छी बात, समाज की विषमता कोई बुरी बात नहीं है। समाज में विषमता एक अच्छी बात है कि एक ही देश में अलग जाति, अलग अलग धर्म और अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन यदि सामाजिक विषमता के कारण यदि देश में सामाजिक एक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है और इसी के लिए हमें सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए ये सत्ता की साझेदारी, यदि हमारे समाज में काफ़ी विषमता जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर हमारे समाज में काफ़ी विषमता है। लेकिन ये विषमता यदि धीरे धीरे विभाजन का रूप ले रही है, विभाजन का रूप ना ले ले, विभाजन का रूप ना ले ले, इसीलिए हमें सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, जिसमें कि सत्ता की साझेदारी मतलब सभी को मिलकर कार्य करना और सत्ता की साझेदारी क्यों। और हम जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग के अंदर ऐसी भावनाएं होती है कि हमारे जाति के लोग सबसे बेहतर है और जो दूसरी छोटी जाति को उन्हें काफ़ी भेदभाव, काफ़ी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति में यह ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है जिससे कि वह व्यक्ति काफ़ी अलगाववाद, वह व्यक्ति बोलता है कि आप हमारे क्षेत्र को विभाजन करके अलग कर दो, हम अपने अनुसार यहाँ के कानून बनाएंगे। साझेदारी क्या होती है, क्यों सबको लेकर चलना चाहिए, क्यों यदि हम एक ही जाति यदि बहुसंख्यक है तो उसको लेकर चलेंगे तो क्या सरकार नहीं चल सकती? चल सकती है। या तो हम कोई और एक पार्टी, एक जाति को जोड़ लिए और हम सिर्फ इसी के उत्थान की बात करेंगे, अन्य जो व्यक्ति हैं, अन्य जाति हैं, उन्हें उससे हमें उत्थान से कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति पर यदि जो सत्ता की साझेदारी जो कि सबको लेकर चलना चाहिए, अगर हम सिर्फ एक ही जाति और धर्म की बात करेंगे और धर्म को लेकर चलेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, जिससे कि हमारे देश में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आइए आज हम आपको उदाहरण के रूप में सिहली के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये हम श्रीलंका के बारे में आपको बताने जा रही है। श्रीलंका का मानचित्र है, हम आपको बुक में मानचित्र दिखा रहे हैं जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए, ये श्रीलंका का मानचित्र है और ये जो पीला रंग का आप कलर देख पा रहे हैं, ये पीला कलर का और ये रेड कलर का, ये तमिल भाषा बोलने वाले लोग, रेड कलर में तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और ये पीला यानी सिहली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि तमिल से कई गुना अधिक सिहली भाषा बोलने वाले लोग श्रीलंका में थे। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि ये मान लीजिए श्रीलंका का मैप है, हमें मैप उतना बनाने नहीं आता, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए, देखिए श्रीलंका के जो उत्तर पूर्वी भाग में काफ़ी तमिल लोग ही बहुसंख्यक में थे
और यहाँ जो अधिकतर भाग देख पा रहे हैं, ये सिहली भाषा बोलने वाले थे। ये तमिल भाषा बोलने वाले थे और यह सिहली भाषा, और तमिल भाषा की जनसंख्या 18% और सिहली भाषा बोलने वाले लोगों की 74% जनसंख्या थी। तमिल भाषा बोलने वाले लोग 18% और सिहली भाषा बोलने वाले लोग 74% थे। इस 18% में हम बता रहे हैं यहाँ तमिल भाषा 18% में 13% श्रीलंका के मूल तमिल व्यक्ति थे, जो कि श्रीलंका के ही रहने वाले थे, और 5% भारतीय जाकर वहाँ बस गए थे, भारतीय लोग जो कि तमिल भाषा को बोलते थे। और यह तमिल लोग जो थे, आपको पता होगा कि भारतीय से कुछ लोग आए थे और यह हिंदू और मुसलमान धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, हिंदू और मुसलमान। और ये जो फिर आपको ये सिहली दिख रहा है, सिहली 74% है और यह बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और 1948 में आप देख सकते हैं कि 1947 यानी कि भारत इसके ऊपर है, तो 1947 में आज़ाद हुआ। उसके एक साल बाद यानी नीचे एक साल बाद 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। और जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ तो जैसे अधिकांश देशों में यह मांग चल रही थी कि हमारे देश में लोकतंत्र का शासन होना चाहिए, तब यहाँ भी लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव कराया गया। और जब चुनाव कराया गया तो आप देख सकते हैं आपको कि 18% तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, 74% सिहली भाषा बोलने वाले लोग हैं, और ईसाई धर्म वाले व्यक्ति भी थे, वो 7% थे। तो आप बताइए किसकी सरकार बनेगी, तमिल वाले की, सिहली की, ईसाई? तो जब चुनाव होता है तो पता चलता है कि सिहली की सरकार बन जाती है। तब कई लोगों के मन में ऐसी भावनाएं होती है कि यदि मेरा सरकार बन जाता है तो हम अपनी जाति के लोगों को 100% आरक्षण दे देंगे। ठीक ऐसी स्थिति यहाँ उत्पन्न हो रही हुई। और जब ईसाई 7% 1956 में इन्होंने यह किया कि बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया, कि बौद्ध धर्म की उत्थान की बात करेगी श्रीलंका की जो सरकार है, ना कि हिंदू और मुसलमान के उत्थान की बात करेगी, वह सिर्फ बौद्ध धर्म के उत्थान की बात करेगी। और सिहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया, जिससे कि कोई भी, मान लीजिए कि अब श्रीलंका में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, कोई भी यदि अधिकारी का एग्जाम होता है, तो सिहली भाषा में उसकी एग्जाम किस भाषा में, सिहली भाषा में होगी, और सभी लोगों को वो सिहली भाषा में ही एग्जाम देना पड़ेगा। ये डायरेक्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि मान लीजिए कि ये लोग सिहली बोल रहे हैं तो ये इजीली एग्जाम पास कर लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति कभी आज तक सिहली बोला ही नहीं है तो वो कैसे वो सिहली को एग्जाम पास कर पाएगा? तो अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली इसको छाट दिया गया। और उसके बाद जब यह हुआ, जब इसे मान लीजिए कि हमारे अभी भारत में पीएम मोदी की सरकार है, और यदि वह बोले कि जो भी अब रेलवे की बहाली आएगी उसमें क्या होगा कि गुजराती भाषा को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दिए और गुजराती भाषा में ही एग्जाम होगी, तो
डायरेक्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि जितना भी रेलवे का जो पद है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि बिहार के लोग, भोजपुरी वाले, यूपी वाले, झारखंड वाले, ये लोग कैसे, ये लोग मराठा, ये सब, सॉरी, महाराष्ट्र, मराठी, कन्नड़, ये लोग जो बोलने वाले हैं डायरेक्टली ये एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें गुजराती भाषा का कुछ ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो डायरेक्ट रूप से जितने भी एएलपी, जब सभी व्यक्ति सीली लोग जो सभी सरकारी पदों पे, नौकरियों पे इनकी चुनाव हो गई, जो बड़े बड़े अधिकारी पद पर ही सीली भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति हो गई, जिसके कारण कि सीली की तो भाषा बोलने वाले की काफ़ी उत्थान हुई, लेकिन तमिल वाले लोगों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। यहाँ तक कि वह उन्होंने यह मांग की कि आप हमारी तमिल भाषा को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दे दीजिए, और नहीं तो आप ये जनसंख्या को, ये जो क्षेत्रफल है, आप मुझे बांट के अलग कर दीजिए, जिससे कि हम अपना सरकार बनाएंगे, अपनी संविधान बनाएंगे। लेकिन इसी में LTTE, लिबरेशन टाइगर्स तमिल ऑफ इलम पार्टी की उन्होंने गठन किया, जिसकी प्रमुख प्रभाकरन थे। प्रभाकरन ने कहा कि सरकार तो ऐसे तो हमें कोई भागीदारी और ना ही हिस्सेदारी कुछ भी नहीं, ना ही हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही हमें रोजगार मिलेगा। तो अब मुख्य हमारा एक ही काम है कि जो सीली जाति वाले भाषा बोलने वाले लोग हैं वह काफ़ी अमीर है, वही लोग पैसा कमाते हैं। तो हमारा यही काम है कि हम सीली जाति वाले भाषा बोलने वाले लोगों घर में आक्रमण करेंगे और उसे लूट के पैसा लाएंगे, और उससे हम हथियार खरीदेंगे, और हम अपनी महिलाओं और अपने 5 साल के बच्चे तक को हम गोली बारूद बम चलाना सिखाएंगे, जिससे कि, क्योंकि हमारी जनसंख्या काफ़ी कम है, और जनसंख्या काफ़ी कम होने के कारण हम यदि सभी को नहीं सिखाएंगे तो लड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और धीरे धीरे प्रभाकरन ने यह कहा कि जब लूट कर लाते और धीरे धीरे आधुनिक हथियार खरीदना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, और उसके बाद यह हुआ कि वह थाना पे हमला करते थे। 5000 व्यक्ति ने थाना पर हमला किया, और थाना के जो पुलिस लोग थे उन्हें बोलेंगे या तो आप अपना जान बचाकर यहाँ सभी जितने गोली बंदूक है आप हथियार को यहाँ रख दीजिए और चले जाइए, नहीं तो आप अपना जान गंवा दीजिए, जिसके कारण कि उन्हें वो हथियार दे देते थे और उनको जाना पड़ता था। और इसके कारण काफ़ी स्थिति, तमिल लोगों की काफ़ी स्थिति मजबूत हो गई। इतना तक ही नहीं, वह जो ये तमिल में जो बॉर्डर में सैनिक थे उनसे युद्ध करके तोप, बम, बारूद, सभी इन सब चीज़ों को, हेलीकॉप्टर छीनकर अपने कब्जा में लेने का करते गए, और इससे कि इससे देश में काफ़ी गृह युद्ध की स्थिति हुई। इतना ही नहीं, देश में काफ़ी लोग मारे गए, और देश में काफ़ी लोग मारे जाने के बाद यह स्थिति हुई कि श्रीलंका लोग हारने लगे, और वह भारत के से थी राजीव गांधी से उन्होंने मदद मांगी कि आप मुझे सेना दीजिए, नहीं तो ये तमिल लोग हमें हरा देंगे और हमारी सभी क्षेत्रफल को अपने में कर लेंगे। तब भारत के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उन्होंने यह सोचा कि ये जो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, इसकी मदद हमें अवश्य करनी चाहिए, ये, और क्योंकि पड़ोसी के बुरे वक्त पे काम देता है। तब उन्होंने भारत से शांति सेना भेजा, और तब लिट्टे लोगों ने भी उनसे कहा कि हम अधिक मात्रा में भारतीय ही यहाँ हैं, हमारे साथ काफ़ी भेदभाव होती है, इसीलिए आप सेना मत भेजिएगा, हम इसे सीली को ठीक कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी राजीव गांधी ने सेना भेजा, जिसके कारण कि लिट्टे के लोग काफ़ी उनसे नाराज हो गए, और उन्होंने यह कहा कि
राजीव गांधी देखते हैं आते हैं जब राजीव गांधी तब हम उन्हें बस सबक सिखाते हैं। 1991 में जब राजीव गांधी दक्षिण भारत में आते हैं तो लिट्टी की कई महिलाओं ने अपने अंदर बम और थी लेकर और उस सभा में शामिल होती है, कहती है हम तो मरेंगे लेकिन आपको मार कर मरेंगे। इसी के कारण ही राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि जब तक प्रभाकरन जिंदा रहे तब तक देश की तमिल लोगों की काफी दबदबा रही, लेकिन 2009 में प्रभाकरन मारे गए।